Assalamualaikum everyone. ओके, सो मैंने जो कोड दिया था उसको किसी ने रन किया, समझ आई उसकी? कल तक जो हमने डिस्कस किया था। जी, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, सो चले चले फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे जो मैंने हेडर रिमूव का या फिर जो कॉलम सिलेक्शन की थी, रोज को फिल्टर किया था बेस्ड ऑन द कंट्री एंड जेंडर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? सो हम आगे मूव करते हैं। आगे मैंने इसको जैसे ही मैंने रोज को जब भी ड्रॉ किया है, जस्ट मेंशन अर्लियर एज वेल कि मैंने इसे रीसेट इंडेक्स भी करना है, ताकि जो सा इंडेक्स वाली रो मिस हुई है, ठीक है वो, क्योंकि डाटा फ्रेम में ना उसकी जगह पे लाइक वो जगह वहीं पे रहेगी, और इंडेक्स नंबर्स जो साइन होते हैं वो एज इट इज रह होते हैं। यानी अगर फर्ज करें मैंने सेकंड इंडेक्स वाली रो रिमूव की है, और तो जो हमारा डाटा फ्रेम है ना वो फिर DF3 ऐसे शो होगा कि फर्स्ट इंडेक्स वाली रो आएगी, उसके बाद थर्ड इंडेक्स वाली रो आएगी, क्योंकि सेकंड इंडेक्स वाली रो डिलीट हो गई भी है। लेकिन जब मैं रीसेट इंडेक्स करूंगी तो वो जो है ना दोबारा नए सिरे से करेगा, तो वो जो सा सेकंड इंडेक्स वहाँ पे लाइक वैसे मिसिंग शो हो रहा होगा वो उसे, क्योंकि इंडेक्सिंग दोबारा करेगा, तो फिर वो थर्ड वाली को 2 कह देगा। ठीक, तो इस तरह से रीसेट इंडेक्स करना ज़रूरी है। अब मैंने एक उसके बाद न्यू कॉलम एक बनाया, ठीक है, और उसमें मैंने जैसे बताया था कि मैंने सिर्फ रीडिंग मटेरियल वाला रखना है, बाकी सारी ये जो ऑप्शंस थी वो मैंने ड्रॉप कर दी। अगर आप चाहें तो आप ये सारी रख के भी आप विजुलाइज करवा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ दो तीन जोन सी मेरे काम की थी, ठीक है, क्योंकि मैं रीडिंग मटेरियल देखना चाह रही थी कि कौन सा पॉपुलर है, तो मैंने सिर्फ वो रखी, और बाकी ये सारे कॉलम्स को मैंने डिलीट करके अगेन इंडेक्सिंग को रीसेट कर दिया। अब मैंने जो एक न्यू कॉलम ऐड किया है, बिकॉज मैंने अभी भी यहाँ तक जितना काम किया था, इसमें भी यहाँ तक क्या हुआ हुआ है कि हर कॉलम की एक अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। यानी अगर ब्लॉक का कॉलम है तो उसमें अलग वैल्यूज है ब्लॉक की। अगर जो अगर मैं इसको यहाँ पे विजुलाइज करूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो बेसिकली ये मैंने किया है यहाँ पे कि क्वेश्चन मैंने जो रेलिवेंट थे एज ग्रुप का, जेंडर का, कंट्री का, ये कॉलम्स ले लिए। ठीक, अब जो जितने जो मेरे से रेलिवेंट थे, यानी कि पब्लिकेशन, ब्लॉग या ईमेल, न्यूज़लेटर, राइट, ये तीन ऑप्शंस रीडिंग मटेरियल में थी, तो ये तीन ऑप्शंस ले ली। ठीक, और एक मैंने यहाँ पे इसी में एक न्यू कॉलम ऐड करवाया है, जिसमें मैंने इसको ब्लॉग, मेल और पब का नेम दिया है। ओके, और इसमें है कौन कौन सी वैल्यूज, लाइक इसमें उसने क्या करना है, जितनी वैल्यूज यहाँ पे इंडिविजुअली शो हो रही हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लॉक के लिए इंडिविजुअली शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 14th रो देखूँ मैं, तो 14th रो में ईमेल की यानी एक ऑप्शन पे किसी ने क्लिक किया हुआ है, और ब्लॉग के ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है, और जो पब्लिकेशन की ऑप्शन है वो मिसिंग है, यानी उस पर क्लिक नहीं किया था किसी ने, उसको सेलेक्ट नहीं किया। तो मर्ज वाला जो मैंने कॉलम एक बनाया ना, उसमें क्या होगा, जितनी वैल्यू सिलेक्टेड है, यानी ईमेल और ब्लॉग सिलेक्टेड है, तो उसने ईमेल न्यूज़लेटर प्लस ब्लॉग लिख दी है,
और अगर मिसिंग वैल्यू थी उससे उसको इग्नोर कर दिया। तो जब मैं विजुअलाइजेशन करवाऊंगी तो फिर मैं ये वाला कॉलम लूंगी, बिकॉज जितनी वैल्यूज थी उन सबको इसमें मैंने मर्ज किया हुआ है। कैसे मर्ज किया है? अब देखें यहाँ पे ब्लॉग है, ब्लॉग का अलग से था, जनरल पब्लिकेशन का अलग से था, उसने ईमेल न्यूज़लेटर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो जो मेरा मर्ज कॉलम आया उसमें मैंने ब्लॉग और पब्लिकेशंस देनी है। और अगर खाली सिर्फ ब्लॉग ही था इस रो में, तो यानी ईमेल और पब्लिकेशन का नहीं सेलेक्ट किया हुआ, तो सिर्फ ब्लॉग लिखा हुआ रहा। सो ये वाला जो कॉलम है ना मेरा, जो मैंने मर्ज करने के बाद सारी ऑप्शंस को जो मेरे से रिक्वायर्ड थी वो मैंने बनाया नहीं। इस वाले कॉलम को अगर मैं विजुलाइज करवाऊँ या मैं इसके वैल्यू काउंट्स देखूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं मेरे डाटा में। राइट? ऐसे ही है। अब देखें, जब मैंने वैल्यू काउंट्स करवाया, मैंने जब ये न्यू बना रही है इसमें कॉलम, ठीक है, कैसे मैंने इसकी वैल्यूज को यहाँ पे जो सारा मैंने किया हुआ है, ये इसकी समझ आई है सबको कि मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे? जी। जो ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है, इसमें मैंने क्या किया हुआ है? मेमोनोड, कैन यू टेल? मैम आप रिपीट करवा दें। ओके। जी। एनिमल एल्स, यस मेमोनोड। आप क्या कह रही थी? आप रिपीट कर दें। ओके। सो मैम इकरा, यू आल्सो वांट टू से समथिंग? मुझे दो घंटे। मुझे जितनी समझ आ रही है, आपने न्यू जो कॉलम बनाया है उसमें आपने रिप्लेस किया हुआ है उसको, ये जितना भी वहां पे लिखा हुआ आ रहा था। यस, यस दैट्स गुड। हाँ जी, मैंने मर्ज कैसे किया था, ये वाला ऊपर वाला कोड मैंने जैसे कल डिस्कस किया था कि लेमडा फंक्शन यूज करके मैंने ज्वाइन करवाया था, और जितने मिसिंग वैल्यूज हैं उसको मतलब एक ज्वाइन करके एक अलग से ब्लॉग मेल और पब का कॉलम बना रही हूँ। मैंने कॉलम उसको ड्रॉप करके, और जो सारा ज्वाइन हुआ वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ऐड हो जाएगा इस कॉलम में। ठीक। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने देखा कि ईमेल, अगर ये ऑप्शन है ईमेल न्यूज़लेटर ब्लॉग, तीन लंबी लिखी हुई है, ठीक है। ओके। सो अगर मेरे पास ऐसी कोई ऑप्शन आती है जिसमें इतना ज़्यादा मर्ज होके लिखा हुआ है ईमेल न्यूज़लेटर या ब्लॉग और जनरल, यानी फर्ज करें कि ये तीनों ही किसी ने सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो इतनी इतनी लंबी ऑप्शन है, यानी ईमेल न्यूज़लेटर के लिए भी पूरी इतनी बड़ी ऑप्शन है कि कौन कौन से ब्लॉग्स के लिए भी उसने साथ नेम लिखे हुए हैं, इतने ज़्यादा ब्लॉग्स के। और जनरल में भी जनरल पब्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, पीयर रिव्यूअर, कॉन्फ्रेंस ITC, ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मैंने कहा कि अगर ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट हुई होंगी तो उस केस में वो सिर्फ उसको रिप्लेस करते, सिंप्लीफाई करते, यानी तीनों ऑप्शन है तो वो उसको रिप्लेस किस तरह से करेगा? सिंपल नेम से, ठीक है, यानी इजीली हो जाए ईमेल, ब्लॉग और पब्लिकेशन, सिर्फ सिर्फ इतना लिखा हुआ नजर आए, इसके साथ जो ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई नजर आए। इस तरह से दूसरे भी जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, यानी अगर खाली ब्लॉग लिखा हुआ है तो उसका इतना बड़ा लिखने के बजाय सिर्फ ब्लॉग लिख दो। अगर ये वाली पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ईमेल की तो उसको सिर्फ ईमेल न्यूज़लेटर, यानी मैं सिर्फ नेम रिप्लेस करवा रही हूँ जितनी वैल्यूज थी। ठीक है, मैंने ये किया। और ये मुझे कैसे पता चला कि ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? मैंने पहले भी वैल्यू काउंट्स करवा ली थी, ठीक है, वैल्यू काउंट से मुझे पता चल गया था कि जब मैंने ये कॉम्बिनेशन वाला कॉलम बनवाया है तो उसमें कितने पॉसिबल न्यू कॉम्बिनेशंस हैं, तो मुझे ये सारे कॉम्बिनेशंस मिले थे। तो मैंने उनको थोड़ा सा उनके नेम जो है वो ज़रा रिप्लेस करवा दिए, वैल्यूज़ को असल में मैंने यहाँ पे रिप्लेस करवाया, ठीक है, उनकी शॉर्टर नेम से। अब दोबारा से रीसेट इंडेक्स करने के बाद में यहाँ पे अब जो मैंने वैल्यूज रिप्लेस करवाई हैं शॉर्टर वैल्यू से, तो मैं वो ज़रा उनका वैल्यू काउंट्स करूँ अगर, सो हाउ इट विल बी लाइक के मैंने पहले लंबा लंबा जैसे ब्लॉक के आगे ब्रैकेट में इतना लिखा हुआ नजर आ रहा था, अब वो नहीं है।
सो उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ पर हो रही है 7621। इतनी ब्लॉग इस तरह से ये वाला एक एक वैल्यू इस तरह से कि किसी ने ईमेल और ब्लॉग दोनों को सेट किया हुआ है, किसी ने ब्लॉग और पब्लिकेशन दोनों को सेट किया हुआ है, किसी ने इवन न्यूज़ लेटर और ब्लॉग पब्लिकेशन तीनों को सेट किया हुआ है। और बाकी कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ईमेल और जनरल पब्लिकेशन को खाली सेलेक्ट किया। सो मैंने इस वाले को रिप्लेस नहीं करवाया क्योंकि हाँ, तो ये एज इट इज़ ही लिखी हुई आ रही है। अगर मैं इसको भी ऊपर ऐड करवा लूँ, सो ये भी वैल्यू जो है ना रिप्लेस हो जाएगी शॉर्टर वन से। तो एनी हाउ अगर मैं ये चीज़ मैंने ऐड करके भी देख ली थी एनी हाउ, तो ये एक्सप्लेनेशन जो है कोड की ये समझ आ गई है। दैट वाज इजी राइट। जी मैम, ये जो रिप्लेस वाली थी, हाँ, और मैंने कैसे मर्ज किया है? इस न्यू कॉलम बनाकर तो बाकी कॉलम्स को उसमें मर्ज किया है। यस, ठीक है। और मिसिंग लैम्बडा वैल्यूज को फंक्शन में। मैंने, जी मिसिंग वैल्यूज मैंने इग्नोर करवा के और उनको एज अ स्ट्रिंग टाइप डाटा बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, अब मैं इसको प्लॉट भी कर सकती हूँ। सो बेसिकली एक तो ये तरीका है सिंपल कि मैंने ना जेंडर बेस पे मैन और वुमेन का, और ये अपना जो ये वाला मेरा कॉलम था उसको एक्सेस पे दिया, तो उसके कॉर्ड प्लॉट बना दिया क्योंकि है तो कैटेगोरिकल डाटा ही। ठीक, तो कैटेगोरिकल डाटा के लिए मैं कॉर्ड प्लॉट यूज़ कर सकती हूँ। तो ये सिर्फ सिंपली वही कॉर्ड प्लॉट यूज़ हुआ हुआ है। और हमारे पास ये उसने मल्टी जो वैल्यूज है मल्टीपल लोग की या सॉरी कम्बिनेशन की या पब्लिकेशन की, तो मेल और फीमेल के लिहाज से उसने बताया। अब क्योंकि ओवरऑल ही डाटा मेल्स का ज़्यादा है हमें पता है, इसमें कैकल यूजर्स में मेल्स काफ़ी ज़्यादा थे और फीमेल्स उसका हाफ भी नहीं है, तो ओवरऑल इसलिए हर कैटेगरी में मेल ही डोमिनेट कर रहा है बिकॉज उनकी वैल्यूज ज़्यादा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। इसी तरह से एक सनबर्स्ट प्लाट भी बनता है, वो भी बना सकती हूँ, ठीक है। मल्टीपल कैटेगरीज को प्लाट करने के लिए और भी बहुत सारे ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो वो भी आप अपने एंड पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जस्ट ये बिगिनर लेवल था तो मैंने इसमें ज़्यादा, आपने देखा होगा मैंने जितने भी प्रेजेंट करवाए हैं बार प्लाट्स हैं, ग्राफ ये जो कोड प्लाट्स हैं वही हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। चलिए अब मुझे ये बताएं कि कितने लोगों ने अपने एंड पे इसका कंप्लीटली देखा था, जितने मैंने इंसाइट्स बत कही थी वो सब निकाली थी। रेज योर हैंड। ओके दैट्स गुड। जी सर उसने। कैन यू टेल कि आपको क्या समझ आई इसमें और क्या ये यूजफुल था इसको करना? मैंने गो थ्रू किया था लेकिन समझ कुछ नहीं आया था। पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। ओके, चलिए बाकी कोई नहीं। लेट बहुत हो गया था, मैं 3 बज गए थे इस वजह से। बाकी 2 आज करूंगा। दैट्स गुड, चलिए अच्छा है कि आपने ट्राई किया है। ओके सो मैम महानूर, आपने भी हैंड रेस किया था। यस मैम। मैम मैंने सारे कर लिए थे, ये लास्ट वाला नहीं हो रहा था। अभी समझ आ गया ना इसकी भी कि कैसे मर्ज करके भी किया जा सकता है और इसकी दूसरी और भी अप्रोचेज हो सकती हैं। ये बस मैंने इस तरह से किया, लेकिन डेफिनेटली आप इसी चीज़ को मल्टीपल वे से भी कैटर कर सकते हैं। यस मैम, ये आज मैं करूँगी। दैट्स गुड। ओके, चले जिन्होंने नहीं किया वो अपने एपिसोड ट्राई करें। और ये डेफिनेटली थोड़ा हम डायरेक्टली एडवांस डाटा सेट पे गए थे, ये कंपटीशन का डाटा सेट है, बट एनी हाउ इट विल बी गुड कि मतलब थोड़ा सा एक आपको एक्सपोजर मिल गया। सो ये नाउ यू गेट टू नो कि किस तरह से भी डाटा आ सकता है। बाज़ अवत तो उन्होंने खुद प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है। बाज़ अवत प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी हुई, उन्होंने सिर्फ डाटा दिया हुआ है। आपने एक्सप्लोर करना और देखना है कि इसमें से क्या मीनिंगफुल बातें निकल सकती हैं,
ठीक है, वरना वो एक नंबर की एक लिस्ट है या डाटा सेट है बस, सीएसवी की फॉर्म में। तो आपने उसमें से देख के सारी इंसाइट्स निकाली कि मेल रेशियो ज़्यादा है, फीमेल की कम है, कौन कौन से कंट्रीज टॉप पे हैं, कौन कौन से, अगर रीडिंग सोर्सेज की बात करें तो पब्लिकेशंस इतनी वो नहीं है, ठीक है, ब्लॉग ज़्यादा रीड किए जा रहे होते हैं, ठीक है, न्यूज़ लेटर्स फिर कम सेकेंड, और ज़्यादातर यानी ये जो सेंडिंग ऑर्डर में आपको ये चीज़ें पता चल गई कि कौन कौन से पॉपुलर मीडिया सोर्सेज हैं अगर एआई या डेटा साइंस कम्युनिटी की बात की जाए। ठीक है, इसी तरह से जॉब टाइटल्स में ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट ज़्यादा पॉपुलर है, एज रेंज कितनी है जा रही, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको इससे देख के पता चलेंगी, एक्सप्लोर करके पता चलेंगी। तो इसलिए इसका नेम भी एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है, ठीक है। अब ये तो जस्ट एक मैंने आप लोगों से एक थोड़ा सा इनपुट आपको अभी ऐड करवाने के लिए किया था। एक सिंपल सा ईडीए हम बिल्ट इन डाटा सेट पे भी कर सकते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि एक ये ईडीए को प्रॉपरली भी देखा जाए, लाइक हमने उसकी प्री प्रोसेसिंग और वो सारी चीज़ें तो देख ली थी कि हम ये सब करेंगे, ठीक है। अ, लेकिन इसको प्रॉपरली एक गो थ्रू अगर हम करें तो ईडीए होता क्या है। जी, व्हाट इज ईडीए? ये क्या दूसरा सेट डेटा सेट है? दूसरा डेटा सेट लिया आपने कोई? हाँ जी, हाँ जी, मैंने अब हम ज़रा एक गो थ्रू करेंगे ईडीए को टाइटैनिक पे, ठीक है। तो इसमें अब मैं आपसे इंसाइट्स पूछूंगी कि आपको क्या समझ आ रही है इस डाटा को देख के, राइट। अब क्योंकि अब हम लोगों ने कटी है, लेकिन एक स्टेप वाइज प्रॉपरली ईडीए को जरा ना अ, अगर मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ, ठीक है, तो ईडीए को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ कि व्हाट इज ईडीए? ओके, सो बेसिकली ये अप्रोच है कि जब भी हमारे पास फर्स्ट हैंड डाटा सेट आया है, ठीक है, तो मैंने उस डाटा सेट को एक्सप्लोर करना है, उसको समराइज करना है, विजुलाइज करना है, और उसके अंदर से कोरिलेशंस निकालने की कोशिश करनी है कि क्या पॉसिबल इंसाइट्स निकल सकती हैं, किन वेरिएबल्स का आपस में कोरिलेशन है। और बेसिकली ये वाला फर्स्ट स्टेप होता है मशीन लर्निंग पे जाने से पहले। लाइक अगर हमने कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करवानी है तो उससे पहले ज़रूरी है कि मैं उसको डाटा को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूँ, उसको अच्छे तरीके से टटोल लूँ कि डाटा मुझे बता क्या रहा है, डाटा के अंदर है क्या, ठीक है। तो उस डाटा की सारी सेंस को समझने के लिए, ठीक है, ईडीए ज़रूरी है। ईडीए सारे जो प्रोसेस है जिसमें मैं समराइज कर रही हूँ, विजुलाइज कर रही हूँ, या फिर मैं उसमें से कोरिलेशंस निकालने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इस सब को मैं ईडीए कह रही होती हूँ, ठीक है। यानी ये एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है, ठीक, जिसमें जितने पैटर्न्स डाटा के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है डाटा की, या फिर जो हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है पॉसिबली एनालिसिस के लिए, सारा कुछ मैं उसमें एक्सप्लोर करूंगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं डाटा को रीड करूँ, उसमें से देखूँ कि क्या क्या टाइप्स है डाटा की मेरे डाटा में अवेलेबल, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि न्यूमेरिकल ज़्यादा है या क्वांटिटिव क्वालिटेटिव ज़्यादा है, कैटेगोरिकल है, तो आगे मैं स्टार्स या आगे मैं जो भी प्रिडिक्शन करवानी है, मॉडल्स लगाने हैं, वो मैंने उस हिसाब से लगवाने हैं, ठीक। इसी तरह के कैटेगोरिकल वैल्यूज़ को मैं ईडीए में अगर मेरे पास सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं तो मैं उसे रिप्लेस भी करवा देती हूँ न्यूमेरिकल कॉलम से, पास न्यूमेरिकल वैल्यू से, रहेंगी वो फिर भी कैटेगरी से। यानी कि अगर मुझे कोई कहे कि जेंडर बेस्ड कॉलम है, ठीक, और उस जेंडर बेस्ड कॉलम में मेल और फीमेल है, अब मैं उसको मेल और फीमेल के ऊपर तो मतलब स्टार शायद ना अप्लाई कर सकें, थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो दूसरा जो हमारे पास होती हैं वो बेसिक वाली, वो अगर मैं ना अप्लाई कर सकूं, तो यूजली अगर मुझे अप्लाई करने होंगे ना लेटर उसमें मॉडल्स वगैरह, तो मैं एक ही काम कर सकती हूँ कि मैं उसे नंबर नंबर के फॉर्म में ले, राइट। तो यूजली क्या होता है कि अगर फर्ज करें मेल और फीमेल है, तो मैंने मेल को कह दिया ये 1 0 से रिप्लेस करवा दिया, और फीमेल को मैंने रिप्लेस करवा दिया 1 से। अब जेंडर के कॉलम में 0 और 1
कि कोई चल रही होंगी नंबर्स, ठीक है, डाटा फ्रेम के अंदर, लेकिन रहेंगी फिर भी ये कैटेगरी सी 0 और 1, ठीक है, क्योंकि ये कोई वन कोई मैग्नीट्यूड शो नहीं कर रहा कि इतनी किसी की वैल्यू आ गई, बल्कि ये शो कर रहा है कि ये कैटेगरी है सेपरेट एक, ठीक है ना। तो बेशक मैं नंबर से शो कर रही हूँ, मगर रहेंगी वो फिर भी कैटेगरी सी। यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट। इसी तरह से मैं यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म कर सकती हूँ। यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होता है? जी, ओके। सो यूनिवेरिएट में यानी मैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, यूनि मीन्स वन, राइट, वेरिएट मीन्स वेरिएबल। तो ऐसे एनालिसिस जिसमें सिर्फ मैं एक ही वेरिएबल लूंगी और उसको एनालाइज करूंगी, इसमें अच्छा क्या क्या वेरिएबल्स है। बाई वेरिएट में यानी दो वेरिएबल्स होंगे, यानी दो वेरिएबल्स के मैं आपस में पैटर्न या साइड निकालने की कोशिश करूंगी। सो ये सारा एनालिसिस भी इसी में परफॉर्म होता है। इसी तरह से अगर मैं कोई मिसिंग वैल्यू है डाटा में, उसको आइडेंटिफाई करूँ और उसको ट्रीट करूँ। ट्रीट करने के, मिसिंग वैल्यू के ट्रीटमेंट के मैंने काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मेथड्स पढ़े थे, ठीक है ना। मिसिंग वैल्यू को कैसे ट्रीट करवाना है, तो वो सारे मेथड्स यहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक। मतलब जो पॉसिबल नहीं, सारे नहीं, मतलब हम देखेंगे कौन सा बेस्ट फिट है, और अगर उसमें कोई आउटलायर है तो उसको कैसे मैं रिमूव करवा सकती हूँ, ठीक है। और लास्ट स्टेप यही होता है यूजली के, उसमें हम कोरिलेशन मैट्रिक्स से कोरिलेशन भी देख लेते हैं वेरिएबल्स का आपस में। सो जो फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल कि हमने जो लाइब्रेरीज हैं रिक्वायर्ड उनको इंपोर्ट किया, और फिर सेकंड स्टेप क्या है? डेटा सेट लोड करेंगे। यस, जी। तो सेकंड स्टेप डाटा सेट को रीड कर लिया, ओके। अब जब मैंने डाटा सेट को रीड किया है तो इसमें से मुझे क्या पता चल रहा है कि ओके, सो रीड करने के बाद ये कुछ मुझे कॉलम्स मिले हैं, ठीक है। और मुझे पता चल रहा है कि इनकी कुछ इस तरह से वैल्यूज आ रही है, राइट। मैंने हेड करवा के फर्स्ट 5 रोज ले ली, ओके। और मैं जैसे ही इसकी इन्फो अब लेना चाहूँगी मजीद, यानी इसकी मैं शेप देख लूँ, ठीक है, टोटल कितनी रोज एंड कॉलम्स हैं। और जब मैंने इन्फो किया उसे और शेप का को दिया, तो इन्फो से मुझे उसमें से सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि डाटा टाइप क्या है, और जो नॉन नल वैल्यूज हैं वो कितनी है। तो टोटल यहाँ से शेप से पता चल रहा है कि टोटल 891 रोज है, ठीक। जिनमें से बाकी सब की तो ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि बाकी सब में 891, यानी टोटल नॉन वैल्यूज 891 है, लेकिन यहाँ पे एज के कॉलम में 714 नॉन वैल्यूज है, और यहाँ पे कैबिन के कॉलम में 204 नॉन वैल्यूज है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मिसिंग डेटा। यस, इसका मतलब ये है कि 891 टोटल रोज हैं, तो 891 में से अगर यहाँ पे सिर्फ नॉन वैल्यूज 714 या 204 है, दैट मीन्स कि बाकी सारा मिसिंग डाटा है, वो हमारे पास एन वैल्यूज हैं, ओके। और इसके अलावा एक और जो इन्फो से ये देखने से कौन सी चीज़ दूसरी पता चल रही है जो कि वर्थ नोटिंग है, इस सारे जो मुझे इन्फो के कमांड से इंफॉर्मेशन मिली है इस सब में। मैम डेटा टाइप उसका पता चल रहा यस, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास जो इंटीजर की फॉर्म में डाटा टाइप्स हैं वो कितनी है, ठीक है, कितने कॉलम्स हैं जो इंटीजर में है, ठीक है। तो सो हमारे पास ये कोई तकरीबन 5 ऐसे कॉलम्स हैं जो कि इंटीजर में और फ्लोट में है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल डाटा टाइप है उसी पे ही स्टार सप्लाई होगी, और बाकी सारे जो हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप है, नेम, सेक्स और कैबिन और इम्बार्क्ड और ये टिकट, ये वाले सारे जो है इन पे न्यूमेरिकल कोई भी स्टार्स वगैरह अप्लाई नहीं हो सकती, वो सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा सेट पे अप्लाई होगी। सो ये डी टाइप भी वर्थ नोटिंग है, ओके। चले अब इसमें से ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, तकरीबन जितनी ऑब्जर्वेशन है एज यूजल उसे हमेशा लिखना है, ठीक, कि वो क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई है, ठीक है। तो शेप से हमें ये पता चल रहा है कि 891 रोज हैं और 12 कॉलम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो नोनल वैल्यूज हैं और डी टाइप का पता चल रहा है इन्फॉर्मेशन से, और हमें ये पता चल रहा है कि एज कॉलम के अंदर 714 नॉनल वैल्यूज हैं, ठीक है। और जो यानी 177 फिर एन वैल्यूज हैं, और जो कैबिन का कॉलम है उसमें तकरीबन 77% डाटा मिसिंग है। अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो 204, टोटल 891 थे और 204 यानी कि टोटल कितनी 687,
नन वैल्यूज हैं, तो वो टोटल कितनी बनती है? तकरीबन 77% डाटा मिसिंग है कैबिन के कॉलम से। सही। और बाकी ये भी है कि एज और कैबिन के अलावा बाकी सब में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, सो सिर्फ यही दो कॉलम्स जो है वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, बाकी नहीं। सो ओके। अब मैंने डिस्क्राइब का फंक्शन लगवाया है, तो हमें आइडिया है कि हमें पता था कि न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ही ये डिस्क्राइब का फंक्शन लगेगा। तो न्यूमेरिकल कौन कौन सी थी कैटेगरीज, वो हमने यहाँ पे उसने बता दी। पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड और पी क्लास। पी क्लास क्या क्या मकसद है यहाँ पे? पी क्लास क्या बता रहा है वैसे ये कॉलम पी क्लास? मैम पैसेंजर की क्लास। यस, ठीक है। और राइट, तो पी क्लास में एज या फिर ये जो नेक्स्ट हमारे पास CBSP और पार्ज और फेयर के कॉलम्स हैं। ठीक। तो अब इनको बारी बारी देखेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक जो डिस्क्राइब का फंक्शन मैंने लगाया है, तो इसमें से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? जी, मिसिंग वैल्यूज निकालने के लिए ये सब हमने परसेंटेज निकाली है जो सी, उसमें तो हमने मल्टीप्लाई किया होगा ना। मतलब जो आप मिसिंग वैल्यूज के हिसाब से पूछ रहे हैं ना कि परसेंटेज कैसे निकली है? प्रीवियस साल में एक बार समझ नहीं आई। प्रीवियस सेल में जो आपने इन्फो से पहले यस। मल्टीप्लाई किया। बेटा, इन्फो से पहले। ओके। ये जो ओके ओके, ये चीज ऑलराइट। स्क्रीन स्ट्रक है आपका। अच्छा अच्छा। ओके, सिर्फ ये मैंने अब ठीक है। स्क्रीन जी अब विजिबल है यहाँ पे स्क्रीन। ये जस्ट मैंने नेक्स्ट टाइम 100 टाइम्स। अच्छा, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही है लाइक। जस्ट ये शेप और जो इन्फो का दोनों है थे ना, इनको जस्ट आउटपुट में अलग अलग करने के लिए उसने जो है ना स्टार्स प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ताकि वो एक अलग प्रिंट, मतलब ये सिर्फ 100 स्टार्स प्रिंट करवाए हुए हैं। और इसको मैं ख़त्म भी कर दूँ, इसका एनालिसिस में कोई रोल नहीं है, इट्स जस्ट के आउटपुट के अंदर मैं इसमें खाली ये भी प्रिंट करवा सकती हूँ लाइन, ताकि लाइन बन जाए। तो ये अब एक लाइन आ गई है, यानी जो शेप के फंक्शन का आउटपुट था और जो इन्फो के फंक्शन का आउटपुट है, उन दोनों के दरमियान में लाइन आ गई है। लाइन प्रिंट करवा दी ताकि डिफरेंस रहे कि ये नीचे इन्फो का फंक्शन और ये आउटपुट जो शेप का है वो अलग है। बस वो इसलिए था। इसी का पूछ रहे थे ना आप? राइट। ओके, चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे डिस्क्राइब के फंक्शन से मैंने ये कंट्रीज, ये जो सबका निकाला है अकाउंट, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन 25, ये जो परसेंटाइल्स निकाली है, इसको मैं क्वांटाइल्स कहूँगी, ठीक है। और मिनिमम और मैक्सिमम, तो ये मुझे क्या बता रहा है? क्या क्या इन साइज में से मैं पॉसिबली निकाल सकती हूँ? मतलब अगर मैंने ये टेबल देख रही हूँ, तो इसमें से मोटा मोटा मुझे क्या पता चल रहा है ऊपर ऊपर से देखने से ही, कि ये क्या पॉसिबल इंफॉर्मेशन डाटा मुझे बताना चाह रहा है? मेन नहीं कर रहे। जी। काउंट आ रहा है वैल्यूज का। यस। स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम मैक्सिमम, ये मतलब हर सेल में, ओ सॉरी कॉलम में। ओके, ठीक है। ओके ओके। सो एक तो ये चीज़ भी सर ने मेंशन की, जैसे वाक्य में हमें मीन का पता चल रहा है,
इसके अलावा हमें मीडियन का भी पता चल रहा है। मीडियन कहाँ से पता चल रहा है हमें? 50%। यस, हमें 50% जो ये क्वांटाइल है, ये हमें बता रहा है कि मीडियन क्या है। ओके, तो इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन है? राइट। ओके, तो मुझे पता चला कि सर्वाइव्ड में जैसे टोटल जो मीन काउंट 891 ही था। ठीक है, और इसके अलावा एज, अगर मैं कॉलम देखूं एज का, ठीक है, इसमें देखती हूँ कि मीन जो एज वैल्यू है, यानी मीन जो पैसेंजर्स थे वो 29.6 है। एवरेज जो एज है पैसेंजर्स की वो 29.6 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन 14.5, यानी 29.6 प्लस माइनस 14.5। तो यानी कि इसको अगर मैं देखूं तो यानी ये बनता है कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी, यानी जो टाइटैनिक पे ज़्यादातर लोग थे, वो वैसे तो एवरेज ये एज पे थे, और अगर 14 14.5 ईयर्स इससे कम या ज़्यादा भी थे, यानी 29.6 प्लस 14.5 पे क्या आई जाती है, और 29.6 माइनस 14.5 पे क्या आ जाती है। तो ये जो रेंज हमारे पास आएगी, कोई भी वैल्यू एक्स और वाई जो इनको प्लस या माइनस करने के बाद आती है, तो ये वो बताएगी कि इतनी रेंज में ज़्यादातर जो हमारे जो टाइटैनिक के लोग थे वो ज़्यादातर इस एज रेंज में फॉल कर रहे थे। ठीक है, यानी एवरेज एज हमारे पास 29.6 थी, और इस रेंज में कि प्लस 14.5 और माइनस 14.5 में ज़्यादातर फॉल कर रहे थे। ओके, इसके अलावा ये जो 25% लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं इसको पीक, अगर मैं एज के लिहाज से ये भी फिलहाल के लिए रखूँ कि एज के कॉलम में 25% लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? 25% में इसने ये लिखा हुआ एज के कॉलम में। मैम ये फर्स्ट 25% जो लोग थे उनकी ये एज बता रहा है हमें, उनकी एवरेज। ओके, anyone else? ओके, सो बेसिकली ये बता रहा है कि जो 25% ऑफ पॉपुले मतलब जो टाइटैनिक के पैसेंजर्स थे ना, 25% ऑफ पैसेंजर्स, राइट, इनकी जो एज थी वो 20 से 21.12 यानी से कम कम ही थी। ठीक है, यानी 25% ऑफ पैसेंजर्स की एज इतनी थी, और 50% ऑफ पैसेंजर्स जो थे ना उनकी एज 28 से कम कम थी, और 75% जो पैसेंजर्स थे उनकी एज 38 से कम थी। सही, और मैक्सिमम एज जो सबसे सीनियर हमारे पास जो एज है वो 80, यानी 80 साल के पैसेंजर्स भी थे कुछ, राइट। और जो मिनिमम है वो ये एज बताई जा रही है, 0.42, यानी 0.4 ईयर्स ओल्ड एक मिनिमम एज बी पैसेंजर्स में है। ठीक, सो ये मिनिमम और मैक्सिमम, और ये मुझे ये जो मैंने क्वांटाइल्स देखे 25%, 50%, 75%, तो ये इस चीज़ का आइडिया है ना कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम 25% करके भी डाटा को डिवाइड करते हैं, फिर हम सॉर्टेड डाटा होता है उसमें से देखते हैं कि भाई इतने परसेंट डाटा किस अगर दिखाएं तो उसमें मैक्सिमम या इतनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जो बाकी का डाटा है 25% वाली जो पॉपुलेशन है वो इससे कम एज वाली ही है। सो ये हमें एक ओवरऑल एक ओवरव्यू देती है। ठीक, अब जो पी क्लास है उसमें अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे देखा है तो अ, जो हमारे पास 25% लोग थे वो सेकंड क्लास में सफ़र कर रहे थे। 50% लोग
चाहे वो थर्ड क्लास में सफ़र करते, 75% लोग थर्ड क्लास में सफ़र करते हैं, यानी जो फर्स्ट क्लास में सफ़र करने वाले लोग हैं वो कम थे। ज़्यादातर लोग थर्ड क्लास में ही सफ़र कर रहे थे, राइट। जो उसकी कैटेगरीज थी टाइटेनिक के अंदर पैसेंजर्स की, उस ओके। और इसके अलावा ये जो है हमारे पास, ये वाला कॉलम किसको, किसके बारे क्या बता रहा है? जी, क्योंकि अगर हम ईडीए कर रहे हैं ना तो उसका मकसद यही है कि हमें डाटा का सारा समझ हो। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कॉलम किस चीज़ का बता रहा है, तो ये लाइक एक ड्रॉबैक है। सारा ये यहाँ तक आने से पहले पहले सारे कॉलम्स और सारा डाटा सेट की इंफॉर्मेशन रीड करनी होती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का आइडिया, अगर आपने नहीं पूछा कि कॉलम किस चीज़ के बारे में है। जी, ये वाला कॉलम किस चीज़ को बता रहा है? ओके, चलिए ये बता रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ सिबलिंग्स। ओके, चलिए ये बता रहा है कि नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने हैं, और हमारे पास नंबर ऑफ स्पाउसेस कितने हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो पैसेंजर्स हैं, अगर वो सिबलिंग्स के साथ या स्पाउसेस के साथ आए तो कितने कितने सिबलिंग्स या स्पाउस हैं उनके, ठीक। तो ये वाला कॉलम उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इससे हम ये आइडिया हो सकता है इस कॉलम से कि कितने लोग फैमिली समेत आए थे, ठीक। तो यहाँ पे उसने ये वाली वैल्यूज दी हुई है, 0 और 1, यानी 1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 8 है, ठीक है। यानी 8 सिबलिंग या स्पाउस, मतलब 8 पॉसिबली सिबलिंग्स या और स्पाउस दोनों काउंट मिला के असल में इन्होंने लिखा हुआ है। तो 8 हो सकते हैं सिबलिंग्स इंक्लूडिंग वन स्पाउस, ठीक है। तो ये मैक्सिमम काउंट इसमें आ रहा है, ठीक है, और मिनिमम 0 है। तो अगर हम इसमें देखें तो 25% टाइटैनिक के पैसेंजर्स और 50% भी टाइटैनिक के पैसेंजर्स वो हैं जो कि इंडिविजुअली थे, जिनके कोई सिबलिंग या स्पाउस नहीं थे साथ। सिर्फ 75%, मतलब इट्स अ बिग अमाउंट, लाइक 75%, यानी 50 से 75% के दरमियान में जो पॉपुलेशन है ना, उसमें 1 की रेशियो हमारे पास आई है। और कुछ 8 में भी गए हैं, राइट। ये मैक्सिमम काउंट 8 जो बता रहा है, लेकिन जो अगर से 75% पॉपुलेशन देखी जाए तो वो 1 तक ही है सिबलिंग और स्पाउस काउंट उनका, ठीक। सो अब ये जो 5 का कॉलम है ये किसको बता रहा है? ठीक है, ये पेरेंट्स और बता, चिल्ड्रन। यस यस, दैट्स गुड, दैट्स गुड। मेहमान और, ठीक है, तो पेरेंट्स और ये बता रहा है कि नंबर ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रंस कितने हैं, ठीक है। ये पी ए आर इसने पेरेंट्स के लिए लिया है और सी है जिसने चिल्ड्रन का लिया है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि चिल्ड्रन और पेरेंट्स कितने हैं साथ, अगर फैमिली में लेके आए हुए हैं तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के साथ आए हुए हैं, तो वो बता रही है। यानी या तो वो खुद चिल्ड्रन है या फिर वो किसी चिल्ड्रन के पेरेंट है, तो कितने हैं वो उसका काउंट है। ओके, सो ओवरऑल ये 0 ही जा रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम एक काउंट हमें मिला है 6, यानी 6 तक वैल्यू जा रही है। लेकिन अगर हम अपना 25, 50 या 75% ऑफ डाटा देखें तो उसमें 0 ही है, ठीक है। यानी बहुत ही कोई कम तादाद होगी जिसमें 6 तक काउंट है, सही। और मिनिमम 0 ही है हमारे पास, ओके। इसी तरह से पेयर का कॉलम क्या बता रहा है? दैट्स फेयर इनफ, लाइक कि हमें पता है कि ये बता रहा है कि कितने लोगों ने क्या क्या रेंट दिया, और ऑफ कोर्स वो पी क्लास के साथ ज़्यादा ही होगा, ठीक है। जितना हाई क्लास वाली उसने बुक कराई होगी उतना ही फेयर उसका ज़्यादा है, दैट्स ऑब्वियस। तो जो मीन फेयर है यानी एवरेज फेयर है वो इतना जा रहा है 32.2, और प्लस माइनस हो सकता है बेस्ड ऑन द क्लास जिसमें उसने सफ़र कर रहा है, तो प्लस माइनस 49.6, ठीक। और ये उसने बताया कि कितना कितना फेयर दिया था 25% वालों ने, 50% वालों ने, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द पैसेंजर्स थे उनका, उन्होंने फेयर 31 से कम दिया। और मैक्सिमम फेयर कितना इन्होंने लिया एक पैसेंजर से, लाइक मतलब मैक्सिमम फेयर 512 है, और मिनिमम 0, यानी कुछ लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी गए हुए थे,
तो मिनिमम फेयर 0 है। तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ इंसाइट हमें पता चली कि मिनिमम फेयर अगर 0 भी है, सो दैट मीन्स के या मतलब हो सकता है कि 0 क्यों डाला उन्होंने, या तो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में मे बी द स्टाफ एंड अदर्स। ठीक। तो और ये जो 512 है, ये मैक्सिमम है कि कितना किसी ने सबसे ज़्यादा फेयर दिया। मैक्सिमम अगर दिया तो वो कितना बनता है, 512। सो इस तरह से कुछ इंसाइट्स हमें डिस्क्राइब करने से भी, मतलब ये हमें एक बर्ड आई व्यू में समझ आ जाएगी कि ये सब पॉसिबल इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्राइब से पता चल रही है। ठीक। ओके। तो इसी तरह से आप बाकी भी कॉलम्स को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और राइट, और अब एक चीज़ और कि बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड डाटा सेट क्या होता है। बैलेंस डाटा सेट में मतलब यानी कैटेगरीज गिवन है। ठीक है। तो बैलेंस डाटा सेट का मतलब ये हुआ कि मतलब जो वैल्यूज है ना, अगर उस कैटेगरीज में तो दोनों में इक्वली फॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सर्वाइव का कॉलम है, ठीक है, तो सर्वाइव के कॉलम में मेरे पास दो कैटेगरीज हैं। यहाँ तो 1 वैल्यू आ रही है या 0 आ रही है, यानी 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सरवाइव हुए थे, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उस हादसे में मर गए थे, राइट, सरवाइव नहीं कर पाए। तो अभी यस नो 0 और 1 की कैटेगरीज मेरे पास आ रही हैं। तो बैलेंस में से तब कहूँगी जब जितने 1 की वैल्यूज़ हैं उतनी ही बीच में 0 की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगी बैलेंस डाटा सेट है। लेकिन अगर कोई और वैल्यू एक पर्टिकुलर कैटेगरी की ज़्यादा आ रही हो, फर्ज करें 1 ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है, और 0 नहीं, बहुत कम होने के बराबर है, ठीक है, तो वो जो है ना, फिर मैं कहूँगी इम्बैलेंस डाटा। सो बेसिकली इम्बैलेंस जब डाटा होता है तो ये हमारी थोड़ी सी इंसाइट, क्योंकि डाटा जो है अब क्या होगा कि उसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे ट्रेन हो रहा होगा ज़्यादा। तो लेटर ऑन मशीन लर्निंग अप्लाई करते हुए लाइक ये चीज़ें थोड़ी सी अफेक्ट करती हैं। ठीक है, क्योंकि फर्ज करें, अगर मैं कैगल की बात करूं, जेंडर का डाटा सेट था, तो वी सॉ के मेल्स जो हैं वो ज़्यादा थे और फीमेल्स उसका हाफ भी नहीं थी। ठीक है, तो डाटा ऑलरेडी मेल्स का ही ज़्यादा है। तो फिर उसमें मैं चाहे वो जॉब का कॉलम देख रही थी, ठीक है, उसमें भी मेल्स की तादाद ही ज़्यादा थी, फीमेल्स की कम, क्योंकि ओवरऑल ही डाटा में इम्बैलेंस था कि फीमेल्स उसके लेस देन 50% भी नहीं थी, मतलब लेस देन 50% कि आधी भी नहीं है फीमेल्स की। तो गुजारी बात, तो इक्वल है ही नहीं है जब डाटा, तो समहाउ इम्बैलेंस्ड है, और मेल की डाटा है ही ज़्यादा है। तो हर जो भी मैं चीज़ देख रही थी, चाहे वो रीडिंग प्लेटफॉर्म का पॉपुलर होना देख रही थी, चाहे मैं वो जॉब जॉब वाली में देख रही थी, चाहे मैं किसी और उसमें मशीन लर्निंग वगैरह में देख रही थी, हर जगह मेल्स को अगर मैं ह्यू लगा रही थी ना साथ, तो मेल्स और फीमेल्स के में मेल्स के ही बाहर ज़्यादा आ रहा था, बिकॉज डाटा थोड़ा सा स्लाइटली वी कैन से कि इम्बैलेंस था, राइट। तो वो चीज़ ओवरऑल वैसे भी ऑटोमेटिकली जब एक ही चीज़ का डाटा, एक ही कैटेगरी का डाटा सेट डाटा ज़्यादा है, तो ओवरऑल वो विजुअलाइजेशन में वो डोमिनेट कर रहा होगा। तो हमें लग रहा होगा कि जैसे वो ही ज़्यादा बन रहा है, लेकिन वो असल में इम्बैलेंस है डाटा सेट में ही। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने एक ये किया कि उसने ना सर्वाइव में जैसे 0 और 1 था, तो उसने ज़रा रिप्लेस करवाया उसको, 1 को रिप्लेस करवा दिया यस से, और 0 को रिप्लेस करवा दिया नो से, एंड देन उसने वैल्यू काउंट्स निकाले हैं। तो उसे पता चला कि अब 549 जो है, जो कि सरवाइव नहीं कर पाए थे, और सिर्फ 342 सरवाइव किए हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट इसमें भी थोड़ी सी हम देखें तो नो वाली जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू यस, लेकिन सम हाउ 50% के करीब करीब वैल्यू बनती है ये भी। तो हम कह सकते हैं कि स्लाइटली इम्बैलेंस है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस भी नहीं है। ठीक है, तो 50-50 बनता है। ओके। तो ये अब अभी तक हम लोगों ने डाटा का ईडीए करते हुए हम लोगों ने क्या किया, पहले लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवाई, डाटा को रीड किया, डाटा के इन्फो, डाटा की डिस्क्राइब फंक्शन से हमने मेजर इनसाइट्स निकाली कि क्या पॉसिबल इसमें वैल्यूज़ हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, कोई मिनिमम मैक्सिमम या क्या वैल्यूज़ हैं इसमें। ठीक है, फिर हमने बैलेंस चेक कर लिया कि डाटा के अंदर बैलेंस क्या है। ठीक। अ, ये ओवरऑल। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है, चलो ईडीएम में तो फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको रहने दो, बाद में बताऊंगी। ओके। तो चले यहाँ इसमें एक मज़ीद, अगर हम इसमें मज़ीद करना चाहें अभी तक एक्सप्लोर करते हुए, तो हम कॉलम वाइज वैल्यू काउंट्स बना सकते हैं कि वैल्यू काउंट देख लें हर
कॉलम के कि वो क्या क्या यूनिक वैल्यूज हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कैटेगरी, न्यूमेरिकल कॉलम्स, उसमें फिर सारी वैल्यूज यूनिक आ जाएगी काफ़ी ज़्यादा, तो उसका शायद इतना ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो। तो एक अब हम नेक्स्ट बाईवेरिएट एनालिसिस करते हैं। सो बाईवेरिएट एनालिसिस जैसे मैंने बताया था कि इसमें नाम से पता चल रहा है कि दो वेरिएबल्स को प्लॉट करके देखेंगे। तो बाईवेरिएट एनालिसिस के लिए हमने पेयर प्लॉट देखा था, ठीक है। तो पेयर प्लॉट में क्या हम क्या हालत होता है पेयर प्लॉट में, किसी को याद है? कैसा था पेयर प्लॉट? अगर हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है तो पेयर प्लॉट क्या होता है? तो बेसिकली हमने ये देखा था ना कि पेयर प्लॉट में जितने सारे वेरिएबल्स हैं उन सबको ही उसने प्लॉट किया होता है, छोटे छोटे सब प्लॉट्स बना के। जितनी ज़्यादा कैटेगरीज थी ना हमारी सारी, उनको आपस में प्लॉट करवा देगा, और हमारे पास कोई ना कोई, हर सब प्लॉट में कोई ना कोई मतलब ग्राफ शो हो रहा होगा। इस तरह से था ना पेयर प्लॉट। तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं? हमारे पास टोटल 12 कॉलम्स थे। अगर हमने शेप का, जी, 12 कॉलम थे। यस, तो 12 कॉलम्स थे हमारे पास जो हमने शेप के कॉलम से देखे थे, शेप के फंक्शन से देखे थे। तो ओके, सो यहाँ पे फीचर से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है उसने, मतलब फीचर्स कहने या मतलब कॉलम कहने, बिकॉज फीचर्स जो है ना बेसिकली वो ये एक मशीन लर्निंग करते हुए टर्म यूज होती है कि जिन कॉलम्स को आप यूज करते हैं कोई ना कोई प्रोडिक्शन करवाने के लिए, ठीक है। तो एनी हाउ ये हम चीज़ें बाद में भी देखेंगे। तो एनी हाउ उसने यहाँ पे उसके लिए फीचर्स का वर्ड जो है ना कॉलम्स के लिए यूज़ किया हुआ। सो लेकिन क्योंकि 12 कॉलम्स का आपस में अगर हम बनाएं, ठीक है, ग्राफ, तो वो बहुत ज़्यादा आपस में मैस क्रिएट हो जाएगा। तो हम सिर्फ वो वाले लेते हैं जो कि हमसे ज़रा थोड़े से मतलब हमारे ज़्यादा मीनिंगफुल हमें लग रहे हैं अभी तक के हमने जो देखे। तो सर्वाइव्ड का, क्लास का, फेयर और एज, ठीक है, ये वाले जो कॉलम्स है ना इनका हम प्लॉट करते हैं, ठीक। तो हमारे पास और हमने यहाँ पे जो सर्वाइव्ड लिया है, ठीक है, इसको हमने ह्यू के तौर पे लिया, यानी जो 0 और 1 हमें शो हो रहा होगा कि सर्वाइव हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास ग्राफ्स आया। ओके, लेट मी जस्ट नोट दैट अगेन। ओके, सो बेसिकली ये हमारे पास अगर इसमें मैं देखूं ग्राफ के अंदर, तो इसमें मल्टीपल उसने जो कॉलम्स हैं लाइक पी क्लास, फेयर और एज, एज फेयर और पी क्लास दोनों साइडों पे लिए हैं, ठीक है, और उनका आपस में जब ग्राफ बनाया, तो हमें इसमें से क्या पॉसिबल इंसाइट नजर आ रही है अगर आप इसको देखें? मैम क्वेश्चन क्या है? तो बेसिकली मैं पेयर प्लॉट ड्रॉ कर रही हूँ, हम्म, ठीक है। तो पेयर प्लॉट में मैं ये पूछ रही हूँ कि पेयर प्लॉट जैसे हमें पता है कि हम सारी जितनी कैटेगरीज होती हैं वो सबका आपस में एक सब प्लॉट्स बना देते हैं पेयर प्लॉट के अंदर, और हमें इस तरह से आसानी हो जाती है कि हम देख लें कि आपस में कैटेगरीज जो कॉलम्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन, क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक। तो अब मैंने यहाँ पे क्योंकि 12 कॉलम्स थे तो एक मैस क्रिएट ना हो उससे मैंने बचने के लिए सिर्फ ये 4 कॉलम्स लिए और उनका मैंने ये प्लॉट ड्रॉ किया है। तो अगर मैं यहाँ से ये वाला जूम इन करती हूँ, ठीक है, बेसिकली ये पेयर सब पार्ट्स बने हैं हमारे जो कैटेगरीज थी उनके, ये वाला,
तो इसमें अब क्या इंसाइट आपको निकल रही है अगर मैं इसको सिंपली देखूं, इस वाले पेयर प्लॉट को? पेयर प्लेसेस सर्वाइव्ड। यहाँ पे भी एज फेयर बी क्लास सर्वाइव्ड, और यहाँ पे भी एज फेयर बी क्लास और सर्वाइव्ड में इसने बेसिकली आपस में सारे कॉलम्स को ड्रॉ किया है, ठीक है, प्लॉट करके उसने बताया। तो मैं इसमें से क्या क्या इंसाइट पॉसिबली समझ आ सकती है हमें? कंपैरिजन अगर उनका करें तो ये पता चल सकता है कि क्या चीज ज्यादा है। ये क्या, ये है। यस, यस, और इसमें जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को, यानी कि डेथ डेथ रेट को, और वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि सरवाइव किए थे, यानी अलाइव रहे थे, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि साथ समय उनकी डेथ हो गई थी, राइट? जीरो ब्लू और ऑरेंज, ये सर्वाइवल के लिए उसने ह्यू यूज किया था। तो बेसिकली यहाँ से हमें एक तो, अगर मैं देखूं कि ब्लू, अगर मैं सर्वाइव्ड और मतलब ये जो आपस में सर्वाइव्ड और सर्वाइव्ड का जो हुआ हुआ ना, तो इसमें तो मतलब उसने अपने ही उस वैल्यू को अपने अगेंस्ट ही ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो इससे फिर ये पता चल रहा है कि दो कैटेगरीज हैं, जीरो और वन की, राइट? और ब्लू है, ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो, जीरो को, यानी डेड डेड पर्सन को सर्वाइवल, यानी कि सर्वाइवल रेट कम था, डेड ज्यादा हुए थे मतलब, ठीक। इस तरह से यहाँ पे अगर मैं एज का मैम मीन्स ये एक ही डाटा है जिसको डिफरेंट एंगल से शो किया गया। मतलब डाटा के अंदर जितने कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए थे ना, उन सब कॉलम्स को इसने आपस में, जैसे मैंने सेलेक्ट किया था एज का, फेयर का, पी क्लास का और सर्वाइव्ड का कॉलम, तो उसने एज, फेयर, पी क्लास और सर्वाइव्ड यहाँ पे भी और एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी लेके आपस में इन सब का ग्राफ प्लॉट किया हुआ, यानी ये वाला प्लॉट है, ये एज और सर्वाइव्ड का है, ठीक है, ये वाला प्लॉट है, तो ये है फेयर, फेयर और सर्वाइव्ड का। ये वाला प्लॉट अगर मैं देखूँ तो ये पी क्लास, और नीचे क्या है एक्स एक्सिस में सर्वाइव्ड है इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपस में सारी कॉलम्स का ग्राफ प्लॉट हुआ है। तो तो अब उसने अगर मैं, इंडिविजुअली कॉलम्स को लिया है और कंपेयर किया है। यस, इस प्लॉट किया सबको, यस, ठीक। तो अब ये देखिए कि जैसे अगर मैं ये वाला ग्राफ देखूं जो बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे है, तो इसमें इसने एज और सर्वाइव्ड को लिया हुआ है। तो अब आपको ये क्या पता चल रहा है कि एज अगर यहाँ पे है, ये एक ये 80 तक जा रही है तकरीबन, राइट? और यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं 60 से नीचे नीचे, तो तो एज और मतलब सर्वाइव से, सर्वाइव जो जो सर्वाइवल्स हैं वो कम है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो पता चल रहा है कि वाकई सर्वाइव रेट कम है। बट इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन इससे पता चल सकती है? जैसे अभी इसको भी एज के कॉलम को देखें, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एज उसने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की हुई है। तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं देखूँ तो 0, 40, 80, 60 और 80, यानी लेफ्ट और राइट यहाँ पे एज के कॉलम में वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। उसने यहाँ पे इस वाले ग्राफ में देखूँ तो इसने एज को एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को देख के मुझे क्या पॉसिबल इंसाइट समझ आ सकती है? अब ये देखो कि यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज लाई कर रही ट्वेंटी हैं एज से 20 से। 20 एज से वो ज्यादा उनकी डेथ हुई है। और जो 40 की तरफ जाते हैं, जो 40 जिनकी एजेस हैं वो कम, और फिर जो 60 वाले उनकी कम डेथ हुई है। ज्यादा जो डेथ रेट है वो यंग मतलब 20 वालों का है। 20 से 25 के दरमियान ज्यादा है, फिर उसके बाद कम होते गए और 60 तक वो बिल्कुल ही कम हो गया ना रेट। ओके, सो बेसिकली ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को, और ऑरेंज रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो ये ब्लू और ऑरेंज दोनों के लिए ही 20 से 40 के दरमियान में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्योंकि इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि पॉपुलेशन में वैसे भी जो यंग एज के लोग थे वो ज़्यादा थे,
मीन एज की जो वैल्यू हमने ऊपर डिस्क्राइब में देखी थी, तो हमें आइडिया हुआ था कि यंग एज में ज़्यादा लोग हैं, और मीन एज ही 29 समथिंग चल रही थी, राइट, 29 ईयर्स ओल्ड। सो इसमें ऑरेंज और ब्लू दोनों ही ज़्यादा है, लेकिन हाँ इसमें ये पता चल रहा है कि ऑरेंज का जो मतलब जो थिकनेस है, राइट, वो ज़्यादा है इस वाले एज रेंज में, यानी जो यंग पीपल हैं वो ज़्यादा सर्वाइव किए हैं। यस, डेथ्स भी उन्हीं की ज़्यादा हुई है और सर्वाइव भी उन्होंने किया है। हाँ वो ओवरऑल उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन अगर मैं सर्वाइवल रेट देखूं तो ऑरेंज वाला यहाँ पे जो एरिया है वो ज़्यादा है इस एज रेंज में हुँ, एज कम्पेयर टू अदर्स, राइट। तो वो क्योंकि इसमें ज़्यादा सर्वाइवल रेट हुआ, यानी यंगर एज में सर्वाइवल रेट ज़्यादा है। ठीक। इसके अलावा फेयर का अगर देखा जाए, फेयर में फेयर और सर्वाइव्ड का कहाँ पे है कोई कॉलम? जैसे ये फेयर का कॉलम है तो ये मैम आप एज के ये शेयर साथ है। कर देंगी शीट? हाँ जी, जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये इनफैक्ट मैंने कैजुअल ये भी वाली। मैम ये तो नहीं फेयर सर्वाइव का, ये वाला, ये वाला, ओके ये फेयर है और ये इधर सर्वाइव का दिया हुआ है। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे इसने क्या बताया हुआ है, सर्वाइव्ड में अब देखें ये वाला जो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इसमें वैसे भी डेंसिटी ज़्यादा और ये वैल्यू टॉप पे जा रही है और यहाँ पे वैल्यूज कम है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि फेयर और सर्वाइव्ड को इसने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है ना, फेयर के अगेंस्ट। तो समहाउ थोड़ा सा आइडिया ये हो रहा है कि जिन्होंने फेयर ज़्यादा दिया था उनमें सर्वाइवल रेट थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दोस्त जिनका फेयर कम था, यानी वो लोअर क्लास वाली कैटेगरीज में ट्रैवल कर रहे थे, टाइटैनिक के अंदर। हाँ, तो जो वो था जिनका फेयर ज़्यादा था वो टॉप पे होंगे, टॉप पोर्शंस में, तो वो बच गए ज़्यादा। तो ये एक इंसाइट हमें यहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे फेयर के साथ एज उसने ड्रॉ किया हुआ है, ओके। और यहाँ पे फेयर और फेयर को इसने इस वाले प्लॉट में ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो इस वाले प्लॉट में भी हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि